हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फार्मा बाबा। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पे फ्री सीरीज चल रही है जिसमें अपन रेलवे, डीएसएसबी एटसेट्रा की जो भी गवर्नमेंट वैकेंसीज आ रही हैं और जीपैट नाइपर के लिए फ्री लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अभी तक अपन ने एंटीबायोटिक का जो टॉपिक है वो स्टार्ट किया है और काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं, तो आप उनको चेकआउट करिए। अभी जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहले अपन बेसिकली डिस्कस करते हैं कि सेल वॉल सिंथेसिस को या फिर सेल वॉल के ऊपर कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स हैं जो टारगेट करती हैं। तो इसमें कुछ जैसे कि पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, इसके जो दो मेजर क्लास ऑफ ड्रग्स थी इसको ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब बची हुई कुछ और क्लासेस हैं जिनको आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, जो ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जो क्या करेंगी, सेल वॉल के सिंथेसिस या फिर सेल वॉल के जो फॉर्म सेल वॉल होगी उसको, उसके स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन करके अपने इफेक्ट को साइडल या फिर स्टैटिक जैसा भी इफेक्ट होगा उसको शो करेंगी, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो क्लास को अपन डिस्कस करने जा रहे हैं वो रहने वाली है कार्बापीनम्स। कार्बापीनम्स कार्बापीनम्स तो देखिए, इसके लिए जो कार्बापीनम्स होती हैं ये बेसिकली जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन होती हैं उन्हीं के ऊपर ये भी जाके अटैच होती हैं और पेप्टाइडोग्लाइकन के सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं। ये जो टर्मिनल पार्ट जो होता है उसके ऊपर जाके अटैच होती हैं बेसिकली, है ना। तो इसको अपन देख लेते हैं। इसके लिए अपने को जो ट्रिक है वो हम आपको अब बताएंगे कि आप किस तरीके से इन ड्रग्स को याद रिमेंबर रख सकते हैं। तो उसकी ट्रिक, जो भी लोग कार्टून देखते होंगे जैसे कि डोरेमोन, तो उनको पता होगा उसमें एक कैरेक्टर रहता है जिसका नाम रहता है डोरेमी। तो इसकी ट्रिक रहेगी कार फॉर डो रेमी, डो रेमी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो कार से अपन सबसे पहले देख सकते हैं कि इसका मतलब होता है कार्बापीनम्स। फॉर से आप देखेंगे कि इससे होगी फेरोपेनम। तो देखिए, फेरोपेनम के बाद आती है डोरीपेनम, फिर अर्टापीनम, फिर मैरोपीनम एंड देन इमीपीनम। तो इस तरीके से आप इसके क्लासिफिकेशन को याद रख सकते हैं। अब देखिए क्या होता है, जो कार्बिपीनम्स होती हैं इसमें खासकर जो इमीपीनम होती है, सबसे पहले सबसे फर्स्ट जो एंटीबायोटिक थी इस क्लास की वो थी इमीपीनम। इमीपीनम के साथ जो एक प्रॉब्लम क्या थी कि जो रेनल डाइहाइड्रोपेप्टाइडेज 1 एंजाइम होता है वो इसे क्या करता था, ब्रेक डाउन कर देता था। तो इसलिए इसके साथ कॉम्बिनेशन में दिया जाने लगा सिलास्टेटिन। सिलास्टेटिन, जनरली लोग इसको स्टैटिन देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। जो नए स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें पता नहीं होता कि ये स्टैटिन क्लास की ड्रग ना हो के ये जो रिवर्सिबल इनहिबिटर है किसका, जो रेनल डाइहाइड्रोपेप्टाइडेज 1 एंजाइम होता है उसका रिवर्सिबल इनहिबिटर है। तो जो जैसा कि मैंने बताया आपको कि जो रेनल डाइहाइड्रोपेप्टाइडेज एंजाइम होता है वो क्या करते हैं, इस इमीपेनम को ब्लॉक कर देता है या हाइड्रोलाइज कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। इसलिए इसके साथ सिलास्टेटिन दिया जाता है, जो कि क्या होता है, ये होता है रिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ रीनल डाइहाइड्रोपेप्टाइडेज 1 एंजाइम का, है ना। इसके अलावा जो इमीपेनम होती है इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि ये जो ऐसे पेशेंट्स जो एपिलेप्सी या फिर सीजर जिनको आता है या जिनके अंदर इस टाइप के ऑलरेडी शिकायत होती है उनके अंदर ये सीजर्स को प्रेसिपिटेट कर सकता है। सीजर प्रेसिपिटेशन
सीजर प्रेसिपिटेशन एक्शन इसका होता है। ओके, तो ये सारी डिटेल्स हो गई किसके बारे में, इमीपेनम के बारे में। अब देखिए अपन मेरोपेनम के बारे में देखते हैं कि मेरोपेनम जो होती है इसको रेनल डाइहाइड्रोपेप्टाइडेस डिग्रेड नहीं कर पाता है, ये सेंसिटिव नहीं होता रेनल डाइहाइड्रोपेप्टाइडेस के की तरफ। तो इसलिए जो मेरोपेनम होता है इसके साथ अपन को कोई भी ड्रग एक्स्ट्रा में देने की ज़रूरत नहीं होती है। जो अब कार्बीपेनम से इनका मेन यूज़ क्या होता है कि ये जनरली रिजर्व ड्रग की तरह यूज़ होती हैं, रिजर्व ड्रग की तरह यूज़ होती हैं, है ना। ये याद रखिएगा आप कि ये सीजर प्रेसिपिटेट कर सकती हैं इमीपेनम। ज़्यादातर सारी कार्बापेनम्स के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है, बट स्पेशली इमीपेनम के अंदर क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आई थी इसलिए काफ़ी सेंसिटिव थी ये ड्रग। मतलब जैसे होता है ना किसी भी क्लास की जो फर्स्ट ड्रग होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर धीरे धीरे जो नई ड्रग्स आते हैं, नए कैंडिडेट्स आते हैं उस ड्रग क्लास की, तो वो थोड़े से ज़्यादा सेफ़ होते हैं, है ना, थोड़ा ज़्यादा सेफ़ होते हैं। तो देखिए इनको रिजर्व ड्रग्स की तरह यूज़ किया जाता है स्पेशली फॉर सेप्टिसेमिया, डायबिटिक फुट डिसीज एक्सेट्रा में, है ना। फेब्राइल न्यूट्रोपिनिया हो गया, फेब्राइल न्यूट्रोपिनिया ना। तो ये कुछ कंडीशंस हो गई जिनमें इनको एज अ रिजर्व ड्रग यूज़ किया जाता है। तो ये कार्बीपेनम्स के बारे में सारी डिटेल्स थी। अब इसके बाद अपन देखते हैं कि नेक्स्ट क्लास अपन वेंकोमाइसिन को देखते हैं, जो कि जनरली वेंकोमाइसिन्स हो गई, डेप्टोमाइसिन हो गई, फिर इसके अलावा जो अदर पेप्टाइड ड्रग्स होती हैं उनको अपन देखते हैं, है ना। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं अपन किसके बारे में, जो पेप्टाइड ड्रग्स होती हैं उनके ऊपर स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। तो पेप्टाइड क्लास ड्रग्स, तो देखिए पेप्टाइड भी एक सिंपल एक तरीके की पेप्टाइड नहीं होती, इसमें काफ़ी अलग अलग तरीके की पेप्टाइड ड्रग्स होती हैं, है ना। तो जो फर्स्ट क्लास रहेगी सबसे पहले जो अपन देखने जा रहे हैं वो रहेगी वैंकोमाइसिन ड्रग रहेगी। ये काफ़ी फेमस ड्रग है वैंकोमाइसिन। जो वैंकोमाइसिन है ये ट्राईसाइक्लिक ग्लाइकोपेप्टाइड है, ट्राईसाइक्लिक ग्लाइकोपेप्टाइड, है ना। तो अब देखिए वैंकोमाइसिन जो है वो ट्राईसाइक्लिक क्या है, ग्लाइकोपेप्टाइड है। ये फिर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे क्या बनता है कि ये ड्रग ऑफ चॉइस है किस कंडीशन में। द वैंकोमाइसिन इज ड्रग ऑफ चॉइस इन मर्सा, मेथिसिलिन रेजिस्टेंस, स्टेफिलोकोकस ऑरियस के जो इन्फेक्शन होते हैं उसमें वैंकोमाइसिन जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस होती है। फिर जो क्योंकि ये पेप्टाइड ड्रग है, पेप्टाइड्स को क्या होता है अगर अपन ओरली देंगे तो जो अपना स्टमक में पेप्सिन होते हैं और जो अदर एंजाइम्स हैं, है ना, तो वो क्या करेंगे, एंजाइम्स HCl एक्सेट्रा में वो डिग्रेड हो जाएंगे, तो इसलिए ये क्या होते हैं, ओरली इनएक्टिव होते हैं, ओरली इनएक्टिव, है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है कि वैंकोमाइसिन जो होती है वो ओरली इनएक्टिव होती है। फिर सबसे ज़्यादा जो इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो होते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट से। तो सबसे ज़्यादा जैसे कि आपको याद होगा कि जो हमने ओटोटॉक्सिसिटी के लिए ड्रग्स पढ़ी थी, जो कि आपने अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं कि जो ओटोटॉक्सिसिटी के लिए ड्रग्स होती है उसकी ट्रिक है काम ईयर। तो काम ईयर में जो ईयर का आर है वो आर जो है वो रेडमैन सिंड्रोम कॉसिंग ड्रग वैंकोमाइसिन है। तो उससे आपको ये पता चल जाएगा, अगर आपने वो वीडियो देखा होता तो आपको ये पता होता कि ये ओटोटॉक्सिसिटी कॉज करता है। ये कैसा होता है, ये रिवर्सिबल कॉक्लियर डिस्टर्बेंस कॉज करता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा कि ओटोटॉक्सिसिटी कॉज करता है, कैसी, रिवर्सिबल कॉक्लियर डिस्टर्बेंस इसमें कॉज करता है। फिर अपार्ट फ्रॉम ओटोटॉक्सिसिटी इट ऑल्सो कॉजेज हेपेटोटॉक्सिसिटी। और जो मेन साइड इफ़ेक्ट है जिसके लिए ये ड्रग सबसे ज़्यादा फेमस है वो है रेडमैन सिंड्रोम, क्योंकि ये क्या करता है, जो अपर बॉडी होती है उसके ऊपर फ्लशिंग कॉज करता है, यानी ब्लड के फ्लो को स्किन की तरफ बढ़ा देता है ना। तो इसकी वजह से जो बॉडी होती है वो रेड अपीयर होती है, इसलिए ये रेडमैन सिंड्रोम या फिर रेड नेक सिंड्रोम कहा जाता है। जो एक साइड इफ़ेक्ट है कौन कॉज करती है, वैंकोमाइसिन। तो इसको आपको याद रखना चाहिए कि जो वैंकोमाइसिन है ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है,
कि जो रेडमैन सिंड्रोम या फिर रेडनेक सिंड्रोम है, ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर ड्रग ऑफ चॉइस इन मर्सा होती है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। फिर क्योंकि ये पेप्टाइड होती है, बेसिक इट इज़ एज यू कैन गेस इट इज़ orally inactive, and apart from this it can also cause ototoxicity and hepatotoxicity। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। किसके बारे में? वैंकोमाइसिन के बारे में। देखिए, तो वैंकोमाइसिन के बाद जो अगली ड्रग आती है वो आती है डेप्टोमाइसिन। डेप्टोमाइसिन, ओके। तो देखिए, जैसे कि ये ट्राईसाइक्लिक ग्लाइकोपेप्टाइड है, उसी तरीके से साइक्लिक लाइपोपेप्टाइड होती है, पेप्टाइड होती है। कौन? डेप्टोमाइसिन। देखिए, अब जो डेप्टोमाइसिन होती है, ये ड्रग ऑफ चॉइस किस कंडीशन में होती है? मतलब जनरली ड्रग ऑफ चॉइस नहीं, बेसिकली देखिए कि ये कहाँ नहीं देना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेप्टोमाइसिन में ये बनता है कि इसको कहाँ नहीं देना चाहिए। तो देखिए, जो डेप्टोमाइसिन होती है, ये इट इज़ इनएक्टिवेटेड बाय पल्मोनरी सरफेक्टेंट्स, है ना। तो जो पल्मोनरी सरफेक्टेंट्स होते हैं वो इसको इनएक्टिवेट कर देते हैं, है ना। इसलिए जो डेप्टोमाइसिन हमारी ड्रग है, इसे अपन को नहीं देनी चाहिए उन कंडीशंस में जहाँ पे निमोनिया के लिए ट्रीटमेंट की जा रही हो, है ना। सो इट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर न्यूमोनिया, ओके। तो ये चीज़ आप याद रखिए कि जो not be used for pneumonia. So daptomycin should never be used for pneumonia as it is inactivated by the pulmonary surfactants. So these are the informations about the some of the peptide drugs that you must keep in your mind. और उसमें से भी वैंकोमाइसिन तो स्पेशली काफ़ी खास है ना। अब इसके बाद अपन देखते हैं कि कुछ खास बातें जो आपको पता होनी चाहिए इन दोनों ड्रग्स के बारे में। तो सबसे पहले ये है कि ये टाइम डिपेंडेंट किलिंग कॉज करती है। टाइम डिपेंडेंट साइडल एक्शन। तो जो वैंकोमाइसिन का जो टी हाफ है, तो कितनी ज़्यादा टाइम तक ड्रग आपके बॉडी में थेरापेटिक विंडो के बीच में रहती है, वो डिसाइड करेगा कि वैंकोमाइसिन का साइडल एक्शन कितना बेटर होगा। एंड डेप्टोमाइसिन जो है, इसका रहता है कंसंट्रेशन डिपेंडेंट साइडल एक्शन, है ना। तो जो बेसिकली जो ड्रग का कंसंट्रेशन है, जो हाईएस्ट जो पॉइजनस एक थ्रेशोल्ड होता है, उससे नीचे जब तक ये रह रहा है ना, थेरापेटिक विंडो के बीच में, तो जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन इसका उसके बीच में मेंटेन रहेगा हायर डोजेस पे, तो वो उतना ज़्यादा साइडल एक्शन शो कर पाता है। तो टाइम डिपेंडेंट साइडल एक्शन एंड कंसंट्रेशन डिपेंडेंट साइडल एक्शन फॉर डेप्टोमाइसिन, है ना। तो ये चीज़ आपको अपने माइंड में रखना है इन दो ड्रग्स के बारे में। अब इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। इसके बाद फिर अपन देखते हैं फॉस्फोमाइसिन के बारे में, जो कि जनरली यूटीआई और जो ब्लाडर रिलेटेड, ब्लाडर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशन या इन्फेक्शंस होते हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती हैं, है ना। फिर उसके बाद एक और क्लास अपन डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इसको क्लीन करने के बाद में। चलिए, तो अब इसके बाद अपन जो नया ड्रग डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम रहेगा फॉस्फोमाइसिन, है ना। तो फॉस्फोमाइसिन काफ़ी ज़्यादा फेमस ड्रग है, फॉस्फोमाइसिन। तो जो फॉस्फोमाइसिन होता है, ये फॉस्फोनिक एसिड डेरिवेटिव, फॉस्फोनिक एसिड डेरिवेटिव, है ना। तो ये फॉस्फोनिक एसिड डेरिवेटिव है फॉस्फोमाइसिन। इसके अलावा इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये यूडीपी नैग इनॉल पेरियल ट्रांसफरेज
एंजाइम को इनहिबिट करता है। जीडीपी नैग इनॉल पार्वल ट्रांसफरेज एंजाइम को क्या करता है? इनहिबिट करता है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए फॉस्फोमाइसिन के बारे में। फिर ये जो वो फॉस्फोमाइसिन है, इट इज़ ड्रग ऑफ चॉइस इन एक्यूट सिस्टाइटिस। एक्यूट सिस्टाइटिस। तो जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसमें जो एक्यूट मतलब जो शॉर्ट टर्म के लिए जो इन्फेक्शंस होते हैं उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस माना जाता है किसको? फॉस्फोमाइसिन को। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें, इनको याद रखना चाहिए आपको। फिर जो फॉस्फोमाइसिन है इनको वीकली डोजेस दिया जाता है, सैचेट में आते हैं, है ना। डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन या फिर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द इन्फेक्शन डोजिंग को चेंज किया जा सकता है, बट नॉर्मली उसे वीकली सिंगल डोज में ये ट्रीट करते हैं किनको? जो यूटीआई होती हैं उनको ये सिंगल डोज ही फॉस्फोमाइसिन का सफिशिएंट होता है ट्रीट करने के लिए। फिर इसके अलावा देखते हैं अपन लाइपोग्लाइकोपेप्टाइड्स। तो इनको याद रखने के लिए आप डॉट टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहली जो ड्रग है डेल्बा वैंसिन, देन फिर ओरिटा वैंसिन, फिर टेला वैंसिन। ये 3 ड्रग हैं। अब देखिए जो लाइपोग्लाइकोपेप्टाइड्स हैं इनका यूज़ कहाँ किया जाता है? ये यूज़ किए जाते हैं वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म के लिए। जो वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं, रेजिस्टेंट जो भी बैक्टीरिया हैं उनमें ऐसे इन्फेक्शन में इनको यूज़ किया जाता है ना। तो वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म में लाइपोग्लाइकोपेप्टाइड्स का यूज़ किया जाता है। अब देखिए ये क्या होती हैं, इनके बारे में ये आपको पता होना चाहिए कि ये टेराटोजेनिक होती हैं, है ना। तो प्रेगनेंसी में ये ऑब्वियसली नहीं यूज़ की जा सकेंगी क्योंकि ये होती हैं टेराटोजेनिसिटी। इसके अलावा ये नेफ्रोटॉक्सिक एक्शन शो करती हैं। और एक कंडीशन होती है फोमी यूरिन, है ना। तो ये यूरिन में फोम प्रोडक्शन को बढ़ा देती है। मतलब अगर पेशेंट जो भी लाइपोग्लाइकोपेप्टाइड्स के ट्रीटमेंट पे होगा वो क्या करेगा, अगर वो यूरिनेट करता है तो उसमें फोम जो है वो काफ़ी हाई अमाउंट में पाया जाएगा, है ना। या फिर वो पेशेंट देख सकता है कि उसकी जो यूरिनेशन जो भी कर रहा है वो यूरिन में काफ़ी ज़्यादा फोम है, तो इससे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि फोमी यूरिन की कंडीशन ये कॉज करता है। अब देखते हैं कि ये किस तरीके से इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो ये क्या करता है, सेल वॉल जो होती है बैक्टीरिया की, उसमें इसकी लिपिड टेल जो है ये फंस जाती है। इसके बाद वो सेल वॉल को डिसरप्ट कर देती है, डिसरप्ट द सेल वॉल, है ना। तो ये हो गई कुछ बेसिक कंडीशन जहाँ पे जो कुछ बेसिक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको ग्लाइकोपेप्टाइड्स एंड ऑल्सो फॉस्फोमाइसिन के बारे में पता होना चाहिए। अब देखिए इसके बाद अपन पॉलीमिक्सिन्स को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ड्रग्स की क्लास है और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शंस में उनको यूज़ किया जाता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी उनसे बनते हैं, है ना। तो इसको मैं क्लीन कर देता हूँ, उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं पॉलीमिक्सिन्स को। ओके, तो चलिए देखिए अब अपन डिस्कस करते हैं पॉलीमिक्सिन्स को। जो पॉलीमिक्सिन्स होती हैं ये पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स की क्लास में आती हैं और इनका एक्शन कैसा होता है, डिटर्जेंट लाइक होता है, डिटर्जेंट लाइक एक्शन। तो देखिए जो पॉलीमिक्सिन्स है ये अपने पास 2 होती हैं। एक होता है पॉलीमिक्सिन बी, एक होती है कोलिस्टीन। तो देखिए जो पॉलीमिक्सिन बी होती है इसे बैसिलस पॉलीमैक्सा से निकाला जाता है। जो कोलिस्टीन होती है इससे बैसिलस कोलिस्टस
से निकाला जाता है ना। जो कोलिस्टीन होती है इसे पॉलीमिक्सिन ई भी कहा जाता है, पॉलीमिक्सिन ई, इसे पॉलीमिक्सिन ई भी कहा जाता है। अब देखिए जो पॉलीमिक्सिन्स होती हैं इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा होता है। ये क्या करती हैं, ये इसमें जो लिपिड टेल होती है इनकी, वो क्या करती है, लिपिड टेल्स गेट अटैच्ड विथ पॉलीपेप्टाइड ऑफ सेल वॉल, और फिर ये क्या करेंगी, स्यूडो एक सेकेंड, ये स्यूडोपोर का फॉर्मेशन करती हैं, स्यूडोपोर फॉर्मेशन, जिसकी वजह से जो सेल वॉल होती है बैक्टीरिया की, उसमें क्या हो जाता है, लीकेज हो जाता है और जो बैक्टीरिया होता है उसकी डेथ हो जाती है ना। तो जो लिपिड टेल होती है वो क्या करेगी, वो जाके अटैच हो जाएगी किससे, जो भी हमारे कह सकते हैं बैक्टीरिया, हमारे नहीं बैक्टीरियाज होते हैं, उनकी जो सेल वॉल होती है उसमें जाके जो फॉस्फोलिपिड है उसमें अटैच हो जाएगी, फिर वो स्यूडोपोर का फॉर्मेशन करेगी और उसकी वजह से जो बैक्टीरिया है वो उसके सेल की डेथ हो जाएगी। अब देखिए जो पॉलीमिक्सिन्स होती हैं उनको जनरली यूज़ कहाँ किया जाता है, उनको मर्शा एंड जो वर्षा होते हैं, वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंस स्टेफिलोकोकस ऑरियस और मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफिलोकोकस ऑरियस, ऐसे कंडीशंस में सिचुएशंस में इनको यूज किया जाता है इनके इन्फेक्शंस में, है ना। तो ये आपको ये चीज़ें याद रखनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ डिटर्जेंट लाइक एक्शन होता है, बैसिलस पॉलीमिक्सा, बैसिलस कोलिस्टस, फिर उसके बाद पॉलीमिक्सिन ई, ये कहा जाता है कोलिस्टीन को। ये कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए जो ये है इनका जनरली यूज़ किया जा सकता है पेरेंटल एंड यूज़ किया जाता है इसका इनहेलेशनल है ना। और इनके अंदर प्रॉपर्टी होती है कैसी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी शो करते हैं, टॉक्सिसिटी, तो ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी शो करते हैं, है ना। तो ये हो गई ऑल, दिस इज़ ऑल अबाउट द पॉलीमिक्सिन्स। अब इसके बाद आती है बेसिट्रेसिन। जो बेसिट्रेसिन होती है ये भी सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर होती है, इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस। वो भी ये क्या करती है, प्रायर टू द स्टेप टू पेनिसिलिन, मतलब जो पेनिसिलिन होती है उससे पहले वाले स्टेप को में ये सेल वॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। जो बेसिट्रेसिन होती है ये न्यूरो टॉक्सिक होती है एंड हेंस ये सिर्फ टॉपिकली यूज़ किया जाता है, टॉपिकली यूज्ड ओनली। ये क्या होती है, अमीनो एसिड से डिराइव होती है, अमीनो एसिड डिराइव्ड। जो बेसिट्रेसिन होती है ये अमीनो एसिड से डिराइव्ड होती है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी कि इसे टॉपिकली यूज़ किया जाता है, इसके ऑइंटमेंट्स आते हैं, है ना, और ये अमीनो एसिड डिराइव्ड होती है। और बेसिट्रेसिन भी कैसे क्या करती है, सेल वॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। तो मोटा मोटा यहाँ तक वो सारी ड्रग्स ऑलमोस्ट कवर होती हैं जो क्या करती हैं, सेल वॉल के ऊपर टारगेट करती हैं, सेल वॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं, या फिर जो फॉर्म्ड सेल वॉल होती है उसको डिग्रेड करती हैं, या फिर उसको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करती हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशंस जितनी भी ड्रग्स के बारे में अपन ने दिया है विद इंक्लूडिंग पेनिसिलिन एंड सेफेलोस्पोरिन्स, आप उनके प्रायर वीडियोस को गो थ्रू करिए और उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो कि आपके एग्ज़ाम्स में काफ़ी यूज़फुल रहेगी। और इसके अलावा आपको क्या करना है, लाइक एंड शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को और अपने फ्रेंड्स को बताना है कि फार्मा बाबा पे आपको प्रीमियम कंटेंट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है वीडियो लेक्चर्स के फॉर्म में, जहाँ पे आप अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं, है ना। तो फार्मा बाबा के साथ कनेक्टेड रहिए। और इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट जो भी एंटीबायोटिक्स
के रिलेटेड कुछ मिसलेनियस क्लासेस मतलब बची हुई हैं उनको डिस्कस कर सकते हैं, एंड देन आफ्टर वी विल स्टार्ट फ्रॉम एंटी टीबी या फिर एंटी मलेरियल को अपन स्टार्ट करते हैं, है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड विथ फार्मा बाबा।